हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करेंगे अध्याय 9 जो है नए साम्राज्य और राज्य। तो हम शुरू करते हैं। अरविंद राजा बना, मतलब अरविंद एक नाटक कर रहा होता है जिसमें वह राजा बनता है। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूँछों पर ताव देते हुए रूप पहले कागज में लिपटी तलवार को सांस से पकड़कर चहलकदमी करेगा। वह उसे इतनी हैरानी होती है यह सोचकर कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होती है। उसने तो सोचा राजा तो वो ऑर्डर देने वाला रहता होगा, तलवार को निकाल कर ऐसे चलने वाला। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि एक राजा वीणा भी बजा सकता है। वह सोचने लगा कि एक संगीतज्ञ राजा भी होता है क्या। तो हम बात करते हैं क्या बताती है प्रस्तियाँ। प्रस्तियाँ मतलब प्रशंसा या किसी की तारीफ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। मतलब जो अरविंद जो नाटक कर रहा था वह समुद्रगुप्त की जो राजा थे, सम्राट थे, उनकी उनकी भूमिका अदा करने जा रहा था। मतलब उनकी जगह नाटक कर रहा था, उनकी जगह में। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इनकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। मतलब इनके बारे में जो हमें पता चलता है वह अशोक के अभिलेख से पता चलता है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्त कहते हैं। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है, मतलब किसी की तारीफ करना। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे हमने पहले पढ़ा, सतकर्णी के बारे में पढ़ा था पिछले अध्याय में। परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। मतलब पहले तो थोड़ा महत्व तो था, लेकिन इस बार और ज़्यादा महत्व बढ़ गया उसका, जब हमें इस बारे में पता चला अशोक के स्तंभ से। समुद्रगुप्त की प्रस्तुतियाँ। हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रस्तुति हमें क्या बताती हैं। कवि ने इसमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रस्तुति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। मतलब इस प्रस्तुति में समुद्रगुप्त की बहुत तारीफ की जाती है। उन्हें ईश्वर के समान माना जाता है, उन्हें पूजनीय माना जाता है, बताया जाता है। उन्हें मतलब बहुत आदर सम्मान के भाव से बताया जाता है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीलों, तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। मतलब जब वह युद्ध के मैदान में रहते हैं तो इन सब से उनके शरीर में इन चीज़ों के निशान रहते हैं और वह पूरे उनके घाव से लथपथ रहते हैं, खून से लथपथ रहते हैं। इसलिए बताया गया है कि उनका इन चीज़ों से शरीर सुंदर दिखाई पड़ता है हमें। अगर हम जैसे कि हम एक मानचित्र में देख सकते हैं, ये जो पिंक कलर है ये आंतरिक मतलब अंदर के राज्य समुद्रगुप्त के, और जो हरा कलर का है, हरा रंग जो कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र और नालंदा है, यहाँ पे इन्हें भी समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला लिया था। और ये जो नीले रंग का है वह कुषाण वंश का है जो बाहरी क्षेत्र था। ये हरे कलर का आर्यवर्त क्षेत्र। तो अब हम बात करेंगे वंशावलियों की। वंशावलियाँ किन्हें कहते हैं? हम उन्हें कह सकते हैं वंशावलियाँ, जैसे कि एक पिता के बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ऐसे करके वंश चलते रहते हैं एक के बाद एक। अधिकांश प्रस्तुतियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। ये प्रस्तुतियाँ भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी। जो उनकी माँ थी वह लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की, मतलब राजाओं के राजा। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में भी उल्लेख मिलता है। इससे ये आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। मतलब एक के बाद एक बड़े राजा मतलब शासन करते थे। उन्हें वंशावलियाँ एक के बाद एक।
विक्रम संबंध 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संबंध को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। मतलब जो विक्रम संबंध की बात करते हैं, जो कैलेंडर रहता है, वह चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संबंध की स्थापना की। मतलब शकों को हराकर विजय प्राप्त की, इसलिए इस संबंध की स्थापना की। और यह विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। मतलब इनके बारे में हमें चंद्रगुप्त की वंशावली से जानकारी मिलती है कि वहाँ कैसे दरबार में कैसे शासन किया जाता था, कैसे विद्वान लोग थे वहाँ पे, कैसे क्या था, कैसे शासक थे, सब कुछ। हम बात करेंगे हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। मतलब जिन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता जा रहा है वह किसी न किसी अभिलेख में या सिक्कों में या फिर कहीं ऐसी हमें मतलब इन बहुत से साक्ष्य मिलते हैं जिनसे हमें इनके बारे में पता चलता है। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनाने तक का वर्णन मिलता है। मतलब इसमें हर्षवर्धन की वंशावली कैसे कैसे थी और उनके राजा बनने तक का वर्णन था। चीनी तीर्थयात्री स्वयं त्याशंग, जिनके बारे में हमने पढ़ा, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। मतलब जो कुछ भी उन्होंने उनके दरबार में देखा उन सब चीज़ों का वर्णन किया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। मतलब जो राजा बनता है वह पिता का बड़ा बेटा ही बनता है। अगर बड़ा बेटा ना हो, पिता भी ना हो, तो फिर तो जो भी बचता है उसे राजा बना देते हैं। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। मतलब उनकी बहनोई की जब मृत्यु हो जाती है तो वह उनके राज्य को भी अपने राज्य में मिला लेते हैं और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोका। मतलब जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे नर्मदा नदी से दक्कन की ओर, तब उन्हें चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। मतलब पल्लव और चालुक्य जो थे दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजा या राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। मतलब जो उनकी राजधानी थी वह एक व्यापारिक केंद्र तो थी ही और धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हम दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्तियों से पता चलता है। मतलब जो दरबारी कवि थे वो उनकी प्रशंसा लिखी होगी तब उनसे पता चला है। इसमें उनके पूर्वजों खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। मतलब जो उन्हें राज्य मिला था वह अपने चाचा के द्वारा मिला था उन्हें। रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है।
कवि का कहना है कि इन पराजय के बाद हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिससे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। मतलब इनके बीच युद्ध होने लगता है, जिसमें हर्ष की हार हो जाती है और फिर पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिससे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी, मतलब छुपना पड़ा, भागना पड़ा। पर चालुक्य की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। अब हम बात करते हैं इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। मतलब इतने बड़े बड़े राज्यों का, अलग अलग राज्यों का प्रशासन कैसे चलाया जाता था। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि का सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। मतलब जो प्राथमिक इकाई होती थी वह गांव ही रहते थे प्रशासन के। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्तियां रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। जैसे कि हम कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य अधिकारी थे। मतलब महादंड नायक मतलब दंड देने वाले न्यायाधिकारी बन गए। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषय का भी मंत्री था। मतलब एक न्याय अधिकारी होने के साथ साथ जो शांति समझौते, शांति के विषय की बात करते थे और उनका मंत्री बन गया। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कार्यस्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। मतलब प्रशासन ऐसे चलता था कि एक राजा रहता था और वह अपने आसपास के लोगों को कोई ना कोई कार्य सौंप देता था अपने बेटे को। मतलब एक के साथ दो दो तीन तीन कार्य चलते रहते थे। इस तरह वह अपने प्रशासन को संभालते थे। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थीं, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। अब हम बात करेंगे एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इनके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। जैसे कि पहले हाथी, घोड़े और पैदल सिपाही, रथ, इनके जरिए क्या बोलते हैं, यात्रा की जाती थी, इनके जरिए युद्ध लड़े जाते थे। लेकिन अब अगर राजा को ज़रूरत पड़ती तो कुछ सैनिक सहायता भी दी जाती थी। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनसे कुछ को भूमिदान दिया जाता था। मतलब किसी किसी को भूमिदान दी जाती थी। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते हैं। जहाँ कहीं भी शासन दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। मतलब उन्हें जहाँ ऐसा लगता था कि ये शासक कमज़ोर होने लगा है, तो वह खुद का अपना वर्चस्व दिखाना, अपना मतलब स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे कि हमारा अपना चले। दक्षिण के राजाओं में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में हमें कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिलती है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थीं। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। उस जमाने में आम लोग जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। कालिदास अपने नाटक में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं।
मतलब बहुत सी झलकियाँ हमें नाटकों के माध्यम से भी पता चलती है। जैसे कि कालिदास अपने नाटक में राज दरबार के जीवन के चित्रण के बारे में बताता है, तो उससे कुछ हमें पता चलता है इस तरीके से। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। हम बात करेंगे एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। एक कहानी। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। ये अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ और उन्हें मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उनके साथ शराब खाने चल पड़े। मतलब वो जो उसे अंगूठी मिली थी, वो एक तो दरबार में जाता है बताने अंगूठी, बल्कि उससे सज़ा बताने की जगह सज़ा मिलती है, उसे इनाम की जगह सज़ा मिलती है और पुलिस वाले भी उन्हें जो फिर उन्हें इनाम मिलता है तो वो भी हड़पना चाहते थे। चीनी तीर्थयात्री फाशियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। मतलब जो नीचे जात के लोग मानते थे, बड़े लोग, उनके बारे में इन्होंने बताया। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। ये आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। मतलब अगर उन्हें कहीं जाना होता था, शहर या बाज़ार, किसी काम के लिए, तो वह आवाज़ करके या किसी प्रकार की ऐसी आवाज़ से उन्हें बता देते थे कि मतलब वो लोग आ रहे हैं, तो फिर सब लोग अपने घर के अंदर या उनसे दूर रहते थे ताकि उनके संपर्क में ना आए। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें चीनी तीर्थयात्री ने बताया है। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण भी किया गया है। जिसे राजा की सेना, राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा की उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, जो सोने के पायदान भी शामिल थे, उसे असबाब बोलते हैं, खाने पीने का सामान आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थीं। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। पहले ट्रक या ये सब मैजिक ये सब नहीं होते थे, तो पहले या तो गाड़ी होती थी लकड़ियों की, उनकी, या फिर ऊँट, हाथी, गधे, इनके ऊपर लाद के सामान ले जाया जाता था। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तो तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत का कोई अनुरोध उनके सामने रख सके, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थीं। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे। मतलब जो उनका सामान ढो के लेके आते थे, ऊँट, हाथी, तो वह जो झोपड़ियाँ रहती थी गरीब लोगों की, वो कुचल डालते थे और उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ता था। और व्यापारियों के काफिले में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। जो काफिलों में जुते बैल रहते हैं, मतलब बैल जुते रहते हैं जो गांव में हल चलते हैं, उनसे बोलते हैं, तो वह डर कर भाग खड़े होते थे इस भीड़ भाड़ भरे माहौल से। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। मतलब इतने सब भाग दौड़ होती थी तो सब में धूल ही धूल होती रहती थी। तो ये चैप्टर होता है समाप्त। इसमें हमने कुछ उपयोगी शब्द यूज़ कर रहे हैं, जैसे प्रस्तुतियाँ, मतलब प्रशंसा, किसी की तारीफ करना। आर्यवर्तों के बारे में पढ़ा हमने। दक्षिणापद, वंशावली क्या होती है इसके बारे में जाना। अनुवांशिक, पदाधिकारी, समान, सभा, नगरम, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। तो अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में।